Hello students, welcome to my channel Physics Made Easy. I hope you are studying hard and thinking harder. आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग होगा. अगर आपको सोचना पसंद है, अगर आपको क्वेश्चन करना पसंद है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है. क्योंकि आपको ये सोचने ये आपके दिमाग में आएगा जब मैं आपको पढ़ाऊँगा कि ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया है. जब मैं पढ़ रहा था, आई थिंक मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए था जब मुझे ये पढ़ाया जा रहा था. और अगर आपके दिमाग में आया तो बहुत अच्छी बात है. आप कमेंट करके बता सकते हैं, यस मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया था. क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड आज का हमारा लेक्चर है. हमने अभी तक क्या पढ़ा है? फैराडेज लॉज पढ़े हैं. उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, मैं थोड़ा सा आपको एक रिकैप देता हूँ. हमने फैराडेज लॉज में पढ़ा, अभी तक जो पढ़ा है कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स causes an induced EMF. जब भी सर्किट का मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड चेंज होगा तो सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, राइट. और अगर सर्किट कंप्लीट हुआ तो उस सर्किट में करंट चलना शुरू हो जाएगा, राइट. और इसका फॉर्मूला हमने क्या निकाला था? E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी. ये आपका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ था, इंस्टेंटेनियस. और एवरेज ईएमएफ क्या था? E एवरेज इक्वल्स टू माइनस फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी. एंड ऑफ कोर्स फाई क्या है? फ्लक्स है. तो जब भी किसी सर्किट का मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड चेंज होगा तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा. बेटा ये भी याद रखना है, मैग्नेटिक फ्लक्स. क्या सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड अगर चेंज हो तो उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आ सकता? नो बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स ही चेंज होना चाहिए, उसी से ही इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा. मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट. ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. व्हाट कॉजेज इंड्यूस्ड ईएमएफ? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बोथ, नन. तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. सो E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ अगर आपको निकालना है तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. एंड एवरेज ईएमएफ के लिए फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टाइम टेकन. नाउ दिस नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन क्यों आया था? ये आया था आपका लेंज लॉ की वजह से. लेंज लॉ क्या कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ विल ऑलवेज अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, मैंने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च किया है कि हम चीज़ों को भूलते क्यों हैं. क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी होता है. अनलेस यू ट्रेन इट, आपको इसको ट्रेन करना पड़ेगा. आपका दिमाग आपको क्या बोलेगा कि वो बेसिक चीज़ें याद रखेगा, और जो टेक्निकल चीज़ें होंगी, जो थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें होंगी, वो आपका दिमाग इरेज कर देगा, वो अनलेस आप उसको ट्रेन करो. बच्चे क्या करते हैं? लेंज लॉ क्या बोलता है? सर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, या इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो अपोज करता है. लेकिन वो ये नहीं आगे याद रखते कि किसको अपोज करता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी जब आप पढ़ रहे हो, क्योंकि हर एक चीज़ के अंदर, हर एक टॉपिक के अंदर, हर एक चैप्टर के अंदर आपको ऐसा ही करना है कि आप मेन यूनिट तो याद रखना ही है, लेकिन उसके बाद वाले जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अपने ब्रेन को ट्रेन करो कि नहीं, ये नहीं भूलना है. एंड यस, आफ्टर सम प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू अचीव इट. थोड़े टाइम के बाद ये हो जाएगा. तो लेंज लॉ क्या कहता है? अगर मैग्नेटिक जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या करेगा? वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा, यानी कि अपने कॉज को अपोज करेगा. आप सुनना बेटा ध्यान से. अगर कोई बोलता है इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेज इट्स ओन कॉज, ये ठीक है, लेकिन इसमें टेक्निकल टर्म नहीं है. कॉज क्या होता है ये सोचना है आपने. कॉज मीन्स सर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको अपोज करेगा, और अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो उसको भी अपोज करेगा. ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, राइट. सो लेंज लॉ क्या बोलता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स,
चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन प्रोडक्शन, जिसकी वजह से ईएमएफ पैदा हो रहा है, ये उसको ही अपोज करता है, अपने कॉज को ही अपोज करता है, राइट। तो ये हमने पढ़ा था, इसके हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज हम इस पे ही बेस्ड एक और चीज़ करेंगे, लेकिन बेटा आप देखना उसको ध्यान से, उसके अंदर कितना बड़ा गैप था जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, और अगर ये नहीं पढ़ाया जाता वो गैप वैसे ही मेंटेन रहता, राइट। अब आप सुनना ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ। लेट अस सी, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, राइट। अब थोड़ा सेटअप को पहले आपको समझना है कि सेटअप कैसा है। ये आपकी रेल्स हैं जिनको हमने फिक्स कर दिया है। रेल मतलब जैसे बेटा ट्रेन जिसके ऊपर चलती है उसको रेल्स बोला जाता है, जो लोहे की पटरी बिछाई जाती है उसको रेल बोलते हैं। तो हमने दो, आप मान लो ये रेल्स ऐसे बिछाई और उसको ऐसे एक और रेल के साथ कनेक्ट कर दिया, और ये फिक्स्ड है, ये हिल नहीं रही हैं, ये मूव नहीं कर सकती हैं। अब हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया, सपोज क्रॉस, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह पे ये प्रेजेंट है, हर जगह पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है। एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम बना है इस फ्रेम के परपेंडिकुलर है। सर ये कैसे लगाएंगे, अगर आपके दिमाग में आता है, बिल्कुल बेटा यही क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको फिजिकली ये जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन है अगर वो नहीं समझ आएगी तो आप उसको इमेजिन नहीं कर पाओगे, तो आपको अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप ये मान लो हमने एक ये रेल यहाँ लगाया, एक ये लगाया और एक ऐसे लगा दिया, तो हमने इनको फिक्स कर दिया है, 3 रेल्स ऐसे, और लंबी काफ़ी दूर तक हैं। और उसके बाद बेटा एक ऊपर नॉर्थ पोल रख दिया और इसके नीचे एक साउथ पोल रख दिया। उससे क्या होगा बेटा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या किसी और तरीके से भी कर सकते हैं? यस, आप इस अरेंजमेंट को एक बड़े से सोलेनॉइड के अंदर रख दो। यस, सोलेनॉइड बनाना पड़ेगा, उसके अंदर रख दो, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। मान लो एक ये सोलेनॉइड है ऐसे, तो उसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, आप उसके अंदर ये रेल्स फिक्स कर दो, राइट। तो ये अरेंजमेंट आई होप आपको समझ आ गया है। पहले इसको इमेजिन करना है बेटा, क्या है, ये फिक्स्ड रेल है, ये भी फिक्स्ड रेल है और ये भी फिक्स्ड रेल है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर एक ये मेटल का रॉड हमने रख दिया है, और ये जो रॉड है इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है, लेफ्ट भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है, राइट। ये रॉड जो है ये स्लाइडिंग है, ये इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है, राइट। जैसे ट्रेन स्लाइड करती है उसके ऊपर, राइट, ट्रेन रादर रोल करती है, तो ट्रेन जैसे उसके ऊपर मूव करती है रेल्स के ऊपर, ऐसे ही ये रॉड जो है वो मूव कर सकती है, राइट। अब हम इस रॉड को राइट की तरफ v वेलोसिटी से लेकर जाएंगे। सपोज ये रॉड जो है वो v वेलोसिटी के साथ राइट डायरेक्शन में चल रहा है। अब सुनना बेटा ध्यान से, इस लेंथ को हम ले लेते हैं l, यहां से यहां तक, राइट, और ये डिस्टेंस हमने ले लिया x, यहां से यहां तक। ये इंस्टेंटेनियस पोजीशन है, मतलब जब मैंने देखा उस वक्त ये डिस्टेंस था x, ये डिस्टेंस है l यहां से यहां तक, और ये v वेलोसिटी से रॉड जो है वो राइट की तरफ जा रही है, राइट। अब इसमें इंड्यूस्ड डीएमएफ आएगा। सर इंड्यूस्ड डीएमएफ क्यों आएगा, राइट, ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सोचना जरूर है। अच्छा, जब ये इधर जाएगा, आप देखो ये जो एरिया है ये एरिया बढ़ेगा। सर एरिया कैसे बढ़ेगा, देखो जब ये इधर जाएगा बेटा x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये एरिया बढ़ेगा, यानी कि इसका फ्लक्स लिंक्ड बढ़ना शुरू हो गया, यानी कि नंबर ऑफ क्रॉसेस जो इस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, राइट। नंबर ऑफ क्रॉसेस आर इंक्रीजिंग, क्योंकि इधर गया, अभी देखो इसमें मान लो 6 क्रॉसेस हैं, थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगा तो इसमें 8 क्रॉसेस हो जाएंगे, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, उनको लगता है, कुछ लोगों को लगता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अगर आप इसको क्लियर कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो क्रॉस है बेटा, क्रॉस का मतलब ये नहीं है कि फील्ड सिर्फ यहाँ है और इस गैप में नहीं है, ये सिर्फ शो करने का एक तरीका होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक मेथड है शो करने का मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि इस सारे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है।
जैसे मैं जब बोल रहा हूँ मेरा साउंड सारे रूम में फैल रहा है, तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब जब ये इधर जाएगा तो इसके क्रॉसेस बढ़ रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है, अपने कॉज को अपोज करता है। तो क्रॉसेस बढ़ रहे हैं तो यानी कि फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कहेगा, अरे फ्लक्स को बढ़ना नहीं चाहिए, यानी कि इंक्रीज इन फ्लक्स को वो अपोज करेगा। अब इंक्रीज इन फ्लक्स यानी क्रॉसेस बढ़ रहे हैं, तो क्रॉसेस को कैसे अपोज किया जा सकता है, बाय मेकिंग डॉट्स। यानी कि इसमें जो करंट की डायरेक्शन आएगी, पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसके बाद करंट आएगा बेटा। इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, उसकी वजह से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। अब इसमें करंट फ्लो करेगा, वो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, करंट की डायरेक्शन होगी इस तरफ। आप देख सकते हो क्यों, क्योंकि बेटा जब ये राइट जाएगा तो क्रॉस बढ़ रहे हैं, क्रॉस बढ़ रहे हैं तो डॉट बनाने पड़ेंगे, तो डॉट बनाने के लिए करंट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट इस तरीके से फ्लो करेगा। अब इस करंट की वजह से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसने अपने ही कॉज को अपोज करना शुरू कर दिया है, राइट। अब इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा, ध्यान से समझना बेटा, बहुत एज दे से फास्टन योर सीट बेल्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब बेटा अब इसका हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते हैं अपने नॉर्मल मेथड से, E इक्वल्स टू d∅/dt से। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, E इक्वल्स टू d∅/dt। सर माइनस साइन भी होता है, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अभी आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि ये अपोज करेगा, मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ सिर्फ, d∅/dt, E इक्वल्स टू d/dt। अब फाई बेटा फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा B मैग्नेटिक फील्ड इंटू L इंटू एक्स, एरिया L इंटू एक्स cos 0। cos 0 कैसे आया बेटा, ये एरिया है, राइट, ये एरिया है, इसका एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है बेटा, तो हम एरिया वेक्टर अंदर की तरफ लेते हैं, तो एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ है और फील्ड भी अंदर की तरफ है, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, यानी कि फील्ड लाइंस के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री आ गया, तो cos 0 हो गया बेटा। तो यहां से आप देखो क्या क्या कांस्टेंट है, B भी कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा कांस्टेंट है, ये टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू t। B जो है वो कांस्टेंट है। देखो यूनिफॉर्म होने में और कांस्टेंट होने में डिफरेंस होता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे है, कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, जितना 11 बजे है उतना ही 11:01 पे है, 11:01 पे है, मतलब टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा। कांस्टेंट का मतलब ये है, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह पे फिक्स्ड है, हर जगह पे सेम है, उसका मतलब यूनिफॉर्म होता है। ओके, अब यहाँ से हम B भी बाहर ले आते हैं, L भी बाहर ले आते हैं, dx/dt, E इक्वल्स टू dx/dt। अब dx/dt क्या हो गया, यानी कि किस रेट पे ये x चेंज हो रहा है, तो dx/dt यहाँ पे वेलोसिटी आ गया बेटा, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो dx/dt क्या बन गया, वेलोसिटी, तो BLV, यानी कि इस सर्किट के अंदर कितना वोल्टेज इंड्यूस हो गया या कितना EMF इंड्यूस हो गया, BLV। B इज द मैग्नेटिक फील्ड, L इज द लेंथ ऑफ द रॉड जो मूव कर रही है, और V इज द वेलोसिटी, यानी कि जितना फास्ट इसको मूव करेंगे उतना ही इंड्यूस्ड EMF ज़्यादा आएगा, राइट, उतना ही। और इंड्यूस्ड EMF आ गया है और सर्किट आप देख सकते हो कंप्लीट है, तो इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर गया। और सुनो बेटा, करंट इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये ओपन सर्किट है, इस तरफ करंट नहीं जाएगा। सर अगर मैं इसको जोड़ दूं यहाँ से, यस, फिर इधर भी करंट फ्लो करेगा बेटा, वो भी हम करेंगे जब हम न्यूमेरिकल सेक्शन में जाएंगे। यानी कि इसको अगर यहाँ से जोड़ दिया जाए तो करंट इधर भी जाएगा और इस तरफ भी जाएगा, राइट। सो दिस इज द मोशनल EMF, जो कि मोशन की वजह से आया है जब ये रॉड मूव की, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, BLV। अब बेटा किसी ने, अब यहाँ पे मेरा पॉइंट आता है कि मुझे लगता है कि आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए था जब आपको ये पढ़ाया गया, राइट। आपको इस तरीके से पढ़ना है, यू हैव टू बी रिबेलियस। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको बहुत काउंटर करोगे, डिबेट करोगे। बेटा लड़ने में और डिबेट करने में
बहस में और बातचीत में डिफरेंस होता है। तो हमें डिबेट करनी है कि सर ऐसा कैसे हुआ, मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया आ रहा है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो गया। मैं आपको रीज़न देता हूँ। देखो अब हमने क्या किया, काउंटर जो आपका लॉजिक होना चाहिए था, जो मुझे लगता है, राइट सर, हमने बोला कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होता है, राइट। उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, करेक्ट। उसकी वजह से करंट आ गया। सर करंट का मतलब तो होता है कि इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी चार्ज पार्टिकल चलना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं, यानी कि इस रॉड के इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ चलने शुरू हो गए। सर देखो फ्लक्स जो होता है वो तो हाइपोथेटिकल चीज़ है, वो तो इमेजिनरी होती है। मैंने आपको बताया था ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बेटा, जो हम पिछले चैप्टर्स में सीखते आए हैं। फील्ड लाइंस क्या होती हैं सर, वो हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। सिर्फ फील्ड को पेपर पे दिखाने का वो तरीका है, मेथड है। तो फील्ड लाइंस तो है नहीं सर, ओके। फ्लक्स भी नहीं है, ओके। तो हम बोल रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, ओके। और सुनो बेटा ध्यान से, ये जो BLV आया है, क्या ये एक्चुअल में इतना वोल्टेज जनरेट होगा? यस, इतना ही वोल्टेज जनरेट होगा। तो एक वोल्टेज जनरेट हो गया, अब इलेक्ट्रॉन चलने शुरू हो गए। अब बेटा जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए तो रियल चीज चाहिए, फोर्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो पुश है वो तो रियल में लगा होगा, और फ्लक्स जो है वो इमेजिनरी है। तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर इलेक्ट्रॉन को धक्का किसने दिया, इलेक्ट्रॉन जो है वो चलने क्यों शुरू हुए। सबसे पहला पॉइंट ये आपके दिमाग में आना चाहिए था कि सर ये यहाँ इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना क्यों शुरू किए, उनके मोशन का कॉज क्या है। ओके, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, ये कैलकुलेशन के लिए ठीक है, लेकिन सर जो इलेक्ट्रॉन है वो चला है तो उसको किसी ने जाके पुश किया तभी वो चला। तो उसको चलाने वाला एजेंट कौन है, उसको चलाया किसने है। अब बेटा इलेक्ट्रॉन को कौन चला सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चला सकता है अगर वो रेस्ट पे हो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड चला सकता है। अगर वो मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगा सकता है। तो यानी कि इसको या तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ने धक्का दिया होगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड ने धक्का दिया होगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही मेन चीज़ है। चलो अब हम इसको थोड़ा सा जूम करके इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। मैं अब इस रॉड को ही बनाऊंगा सिर्फ, अब ध्यान से समझना। ये आपकी रॉड हो गई। बट आप पॉज करके सोच भी सकते हो कि सर हाँ, क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा, अगर आप सोच रहे हो तो पक्का अच्छा लगेगा कि सर करंट भी आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन को धक्का किसने दिया, इलेक्ट्रॉन चला क्यों, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से, ठीक है। लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता था, वहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता था। कि यहाँ पे भी ऐसा कुछ है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था कि जब हम बैटरी लगाते हैं तो वो क्या करता है, बैटरी क्या करती है, वोल्टेज क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। यानी कि वोल्टेज जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या यहाँ पे भी ऐसा कुछ है, किस चीज़ की वजह से इलेक्ट्रॉन चला। चलो एनीवेज, अब आप सोच भी सकते हो पॉज करके। ओके, अब हम देखते हैं, ये रॉड हम लेके जा रहे हैं राइट की तरफ, राइट। मैं इसका रीज़न आपको देने जा रहा हूँ। बोला हम ये रिजल्ट निकालेंगे बिल्कुल डिफरेंट मेथड से। ये तो बेटा फ्लक्स से आया है। बेटा फ्लक्स वाले कॉन्सेप्ट कई जगह चलते भी नहीं है, राइट। मैं आपको वो केसेस भी दूंगा जहाँ पर, और आप खुद भी सोच सकते हो, आपको खुद सोच के बहुत मजा आएगा, जहाँ पर फैराडेज लॉज वो रिजल्ट नहीं दे पाते जो एक्चुअल में होता है। ओके, सो ये आपके पास BLV आ गया, यानी कि सर्किट में BLV वोल्टेज इंड्यूस हो गई, राइट। और उसकी वजह से, क्योंकि सर्किट कंप्लीट था, करंट आ गया। अब हम देखते हैं इसका दूसरा रीजन, इसकी दूसरी एक्सप्लेनेशन देखते हैं बेटा। और उस एक्सप्लेनेशन में फ्लक्स तो यूज ही नहीं होगा, यानी कि बिना फैराडेज लॉज के, हमने बिना फैराडेज लॉज के इंड्यूस्ड ईएमएफ को निकाल लेना है। अब वो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सोचो बेटा। जब इस रॉड को राइट की तरफ लेके जा रहे हैं तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी राइट की तरफ जा रहे हैं, राइट। जब रॉड चलेगी उसके सारे एटम मॉलिक्यूल जो भी उसके अंदर हैं वो सब चलेंगे, तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन भी राइट की तरफ चल रहे हैं।
सुनना बेटा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन भी राइट की तरफ चल रहा है, इसके पास वेलोसिटी है। अब थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। हमने पढ़ा था जब भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। क्या फोर्स होती है? QVB sin थीटा, राइट। Whenever a charged particle moves in the magnetic field, it experiences a force. उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगती है। कौन लगाता है? मैग्नेटिक फील्ड लगाता है। फोर्स कितनी लगती है? QVB sin थीटा। और उसकी डायरेक्शन कैसे आती है? उसकी डायरेक्शन आती है राइट हैंड पाम रूल से। अब देखते हैं इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किधर लगेगी। इलेक्ट्रॉन जा रहा है बेटा राइट की तरफ, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपके फिंगर्स। तो फिंगर्स अंदर हो गए बेटा ऐसे, और अब देखो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और ये फिंगर्स अंदर की तरफ हैं, तो पुश ऊपर की तरफ हो गया। क्या ऊपर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। एंड में आपको स्विच भी करना होता है, यानी कि उल्टा करना होता है। तो बेटा हमारी फोर्स की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से ऊपर की तरफ आई है, लेकिन फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जाएगा। अब सुनना बेटा ध्यान से, अब इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं राइट की तरफ, फ्री वाले बेटा जो फिक्स्ड होते हैं वो तो एटम को नहीं छोड़ के जाते। फ्री मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरी बॉडी में घूम सकते हैं। तो जो फ्री वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ जाएंगे? उसके ऊपर फोर्स किधर लगी है? नीचे की तरफ। मैं सिर्फ रॉड को इमेजिन कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा देखो, अब देखो इलेक्ट्रॉन चलने शुरू हो गए नीचे की तरफ। अगर ये रॉड अकेली हो तब क्या होगा? देखो अब इलेक्ट्रॉन नीचे गए, यानी कि इस जगह पर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा नीचे वाली साइड, और ऊपर वाली साइड पॉजिटिव चार्ज। इसको बाहर ड्रॉ कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहे हैं, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट लेक्चर आ गया यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन जहाँ से जाते हैं वहाँ डेफिशिएंसी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएंगे वहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यानी कि इस साइड नेगेटिव चार्ज और इस साइड पॉजिटिव चार्ज। अब यानी कि बेटा इस साइड हाई पोटेंशियल आ जाएगा और इस साइड लो पोटेंशियल। अब इसकी वजह से क्या होगा? देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड ने एक फोर्स एक्सर्ट किया। किस तरफ? नीचे की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन नीचे जाने शुरू हो गए। बेटा अगर सर्किट कंप्लीट होता तो वो फ्लो कर जाते हैं ऐसे। अभी मैं सिर्फ अकेली रॉड को इमेजिन कर रहा हूँ। क्या अगर अकेली रॉड हो तब कुछ होगा? अब ये देखो यहाँ पे फैराडेज लॉज को अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अकेली रॉड का मतलब फ्लक्स का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि फ्लक्स थिकनेस ही नहीं है। बेटा ये भी याद रखना है आपको, जब रॉड बोला जाता है, रॉड का मतलब होता है कि उसकी थिकनेस ऑलमोस्ट जीरो है, उसकी बाकी डायमेंशंस को हम कंसीडर नहीं करते हैं। ओके, तो अब ये रॉड जब ऐसे चल रहा है, राइट, अब ये सर्किट में होता है। देखो इलेक्ट्रॉन को पुश किसने किया वो हमें पता लग गया, मैग्नेटिक फील्ड ने पुश किया है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं बेटा, देखो ऐसे, राइट, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलने शुरू हो गए। लेकिन अगर मान लो सर्किट कंप्लीट नहीं होता तो क्या होता? देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब धीरे धीरे करके ये इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे रॉड चलेगी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगी और वो इलेक्ट्रॉन नीचे अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगी हुई है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब बेटा इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। अब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाता है। तो यानी कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया नीचे की तरफ, FE इलेक्ट्रिक फील्ड इस रॉड के अंदर जनरेट हो गया, जो किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा बेटा? जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बचे हुए हैं धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं बेटा, बहुत ही ज़्यादा है। मैं आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगी किस तरफ? ऊपर की तरफ, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर किधर फोर्स लगती है? ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स लगेगी बेटा ऊपर की तरफ, FE। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर किधर फोर्स लगा रहा है?
ऊपर की तरफ। सर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ लगा रहा था। यस, अब सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये, स्टेप वाइज। जैसे ही रॉड मूव करना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगनी शुरू हुई। सो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वो नीचे जाके अक्यूमुलेट होना शुरू हो गए और ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे करके बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड विल गेट स्ट्रॉन्गर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है बढ़ती रहेगी टाइम के साथ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है तो ये फोर्स भी बढ़ती जाएगी, राइट। लेकिन एक टाइम आएगा जब ये फोर्स इसके इक्वल हो जाएगी। देखो सर कैसे, मैग्नेटिक फोर्स मान लेते हैं 20 न्यूटन है, सपोज 20 न्यूटन है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स है वो कितनी थी, इनिशियली 0 थी, फिर वो बढ़ गई 1, फिर 2, फिर 3, सर वो बढ़ती रहेगी। यस, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे, क्योंकि ये फोर्स तो ज़्यादा है और ये फोर्स तो अभी बन रही है धीरे धीरे, तो इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ता रहेगा और एक टाइम आएगा जब ये वाली फोर्स इसके इक्वल हो जाएगी। मान लो ये 20 न्यूटन थी, बेटा ये कहाँ से स्टार्ट हुई, 0 से, 0, 1, 2, 2.1, 2.3 ऐसे करते करते थोड़े टाइम के बाद ये भी 20 हो जाएगी। सर फिर क्या होगा, फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल स्टॉप, उसके बाद इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। यानी कि इसका मतलब बेटा क्या हो गया, इसका मतलब इसके ऊपर मतलब इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम में आ गया, यानी कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस हो गई। यानी कि एट इक्विलिब्रियम एफ ई इक्वल्स टू एफ बी, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स से बैलेंस हो गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स क्या होती है, E इंटू ई, और ये मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स EVB साइन 90। देखो बेटा 90 कहाँ से है, देखो वेलोसिटी इस तरफ है और फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी वेक्टर और फील्ड वेक्टर उनके बीच में 90 का एंगल है। तो यहाँ से E की वैल्यू आ गई बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया V इंटू बी। अब आपको फिर से थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाना पड़ेगा। अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, अब इसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, राइट। अब यहाँ से आप पूछ सकते हो सर क्यों आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, आपको कैसे पता। यस, यहाँ पर हम ये हमारी लिमिटेशन है बेटा, ये इसका बहुत ज़्यादा रिग्रेस एनालिसिस होता है, जो कि उसके लिए एडवांस टूल्स चाहिए होते हैं आपको। इसीलिए अब +2 की फिजिक्स है, उसके बाद BSc की फिजिक्स होगी, कॉन्सेप्ट तो यही होंगे, लेकिन वो और डिटेल में एनालिसिस उसका किया जाएगा। उसके बाद MSc फिजिक्स होगी, उसके बाद PhD और न्यू जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट निकालने वाली फिजिक्स। तो ये आपकी NCERT में भी लिखा गया है कि ये रिग्रेस एनालिसिस नहीं है, मतलब इससे भी ज़्यादा आप कहोगे सर हम इतने टाइम से इसको कर रहे हैं, ये भी रिग्रेस एनालिसिस नहीं है। नहीं, ये हमारे टूल्स जो हमारे पास हैं उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन असली में इसका एनालिसिस काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। चलो, तो हमने क्या किया, जैसे मैंने बोला, ये हमने मान लिया ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस रॉड के अंदर जो है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, राइट। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। जितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। यानी कि इस एंड का और इस एंड का, यानी इसको इस एंड का पोटेंशियल मान लेते हैं V1 और इस एंड का पोटेंशियल मान लेते हैं V2। तो V1 माइनस V2 इक्वल्स टू V मान लेते हैं, V1 माइनस V2 इक्वल्स टू V मान लिया मैंने। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ। तो V की वैल्यू कितनी आ गई, BLV। यानी कि इस रॉड के अंदर इतना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। देखो बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है। तो क्या सर वो फ्लक्स वाला रॉन्ग है? नो, फ्लक्स वाला भी करेक्ट है, लेकिन फ्लक्स वाला जो अप्रोच है
उसको उसको क्वेश्चन किया जा सकता है कि फ्लक्स जो है वो रियल में नहीं होता, लेकिन यस फ्लक्स से बहुत इजीली चीज़ें आ जाती हैं, बहुत इजीली आंसर आते हैं, तो उसको रिटेन किया गया है, तो वो एक्सेप्टेड है। लेकिन जो उसका रियल रीज़न है कि फोर्स किसने लगाई, हमें फोर्स एनालिसिस करना है, तो उसके लिए आपको ये आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जब एक रॉड मैग्नेटिक फील्ड में चलती है तो वो एक बैटरी में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप देखो ये बैटरी बन गई एक तरीके से बेटा। मैं इसको अगर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर लिख देता हूँ, ये रॉड बेटा ये बैटरी में कन्वर्ट होगी, देखो ऐसे। इस रॉड की वोल्टेज कितनी होगी, BLV। अब सुनो ध्यान से, अभी देखो यहाँ पर एक बैटरी लगी और इसीलिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। सो जब भी एक रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलेगी तो वो जो रॉड है इट विल टर्न इनटू ए बैटरी और सेल। क्या हमेशा? नहीं, इसमें भी एक दो एक्सेप्शंस आएंगे, वो अब हम इसके बाद करेंगे। तो बेटा आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इस तरीके से सोचना था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किसने लगाई है, तो आप ये चीज़ खुद निकल के आ सकती थी। अगर आप खुद लगाते, एक्सक्यूज मी, तो ये आप निकाल सकते थे। तो इस तरीके से आपको सोचना चाहिए था, इस तरीके से आपको सोचना चाहिए। सर फ्लक्स तो होता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को, जो चीज़ होती नहीं है तो उसने इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कैसे लगा दी, राइट। सो दिस इज द मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन, राइट। ये मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन है कि इलेक्ट्रॉन्स चले क्यों हैं। ओके, अब इसके अंदर एक दो और चीज़ें हैं बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो यानी कि जब रॉड चलेगी तो वो इट विल टर्न इनटू ए बैटरी, और वोल्टेज कितनी होगी, BLV। अब बेटा ध्यान से समझना, अब थोड़ा सा और सोचते हैं इसके अंदर। अब देखो बेटा, अब जैसे ही बेटा फिजिकली इमेजिन करना, अगर रॉड यहाँ पे रखी हुई है, क्या इंड्यूस्ड EMF आएगा? नो, क्योंकि फ्लक्स लिंक्ड चेंज नहीं हो रहा है, तो इंड्यूस्ड EMF नहीं आएगा। अगर हम उसको फोर्स के टर्म्स में बताएं, सर अगर रॉड ऐसे रखी हुई है तो इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट पे है, तो इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट पे होता है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे तो उनके ऊपर फोर्स नहीं लगती। QVB sin थीटा, तो बेटा V 0 है। अब इसमें कोई बोल सकता है नहीं सर V 0 कैसे है, इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा मूव करते हैं। यस बेटा उनका, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 होता है, राइट। एवरेज रैंडम वेलोसिटी इज 0, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको हमने पढ़ाया था, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो यानी कि अगर ये रॉड यहाँ रखी है तब इंड्यूस्ड EMF नहीं आएगा। जैसे ही रॉड चलना शुरू हुई इंड्यूस्ड EMF आ गया, और क्योंकि सर्किट कंप्लीट था तो उसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर गया। अब करंट फ्लो कर रहा है सर, लेकिन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था अगर एक वायर में करंट फ्लो करता है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस वायर के ऊपर फोर्स लगती है, फोर्स ऑन ए वायर कैरिंग करंट इन मैग्नेटिक फील्ड इन बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। जब एक वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो और उससे करंट पास करते हो, उस पर फोर्स लगती है। लेट अस सी, फोर्स का अगर आपको फॉर्मूला याद है बेटा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा, यानी कि IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये थोड़ा सा रिकैप आपको दे रहा हूँ, F वेक्टर इक्वल्स टू IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इतनी फोर्स लगती है। अच्छा, इस फोर्स की डायरेक्शन कितनी होती, किधर होती है, लेट अस सी, डायरेक्शन निकालते हैं। IL वेक्टर, पहले करंट की डायरेक्शन में थंब करना है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स। अब आप देखो पुश करो, अब यहाँ पे उल्टा नहीं करना है बेटा, ये बहुत यही छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब फोर्स निकाल रहे थे तो उसको उल्टा करना है। अब ये वायर के ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं, इसमें एंड में इन्वर्ट नहीं करना, वो सिर्फ वही करना था। तो करंट ऐसे जा रहा है, फील्ड अंदर की तरफ है। अब आप देखो पुश लेफ्ट की तरफ, यानी इस वायर के ऊपर फोर्स किधर लगेगी, लेफ्ट की तरफ। सर ये तो राइट की तरफ जा रही है। यस राइट, इफ यू रिमेंबर मैंने बोला था वायर इज मूव्ड इन दिस डायरेक्शन। वायर को हमें लेके जाना पड़ेगा बेटा, खुद नहीं जाएगी।
और सुनो बेटा कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे ही वायर को मूव करना शुरू करते हैं उसी वक्त लेफ्ट की तरफ फोर्स आ जाती है। उससे पहले नहीं थी, उससे पहले कैसे होगी बेटा फोर्स? उससे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं था तो करंट भी नहीं था, तो करंट नहीं था तो फोर्स भी नहीं होगी, क्योंकि फोर्स तो तभी आएगी जब वायर में करंट फ्लो कर रहा है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। अब वायर में करंट तो है नहीं तो फोर्स भी नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही वायर मूव करना शुरू करती है, जैसे ही वायर को आप चलाना शुरू करते हो राइट की तरफ, उसी वक्त वायर में इस तरफ फोर्स डेवलप हो जाती है। यानी कि आपको अगर इसको इधर लेके जाना है राइट डायरेक्शन में तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। अच्छा, कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? लेट अस सी। अब फोर्स अप्लाइड, कितनी अप्लाई करनी पड़ेगी आपको फोर्स? सर BIL साइन 90। सर 90, देखो IL वेक्टर आई के डायरेक्शन में होता है, IL वेक्टर और B वेक्टर अंदर की तरफ, तो 90 का एंगल हो गया, इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी। अब BI कितना हो गया? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, BLV अपॉन R, राइट। मान लेते हैं सर्किट की रेजिस्टेंस जो है वो R है, इस पूरे सर्किट की सबको मिला के, इस रॉड को, इसको, सारे की रेजिस्टेंस इस वक्त R है, ठीक है। या इसको आप निगलेक्ट भी कर सकते हो, इसकी R मान सकते हो रेजिस्टेंस, मतलब सर्किट में जो रेजिस्टेंस है R है उस वक्त, ठीक है। तो F इक्वल्स टू BI की वैल्यू, BLV वोल्टेज हो गया बेटा, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया? B² L² V अपॉन R। इतनी अप्लाई करनी पड़ेगी आपको फोर्स। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बेटा आ सकता है, B² L² V अपॉन R। इतनी फोर्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी अगर आप इसको V वेलोसिटी मेंटेन करना चाहते हो। सर अगर फोर्स कम अप्लाई करेंगे तो फिर ये स्लो होना शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर में रुक जाएगा, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, F अप्लाइड, अगर हम ये पूछते हैं पावर कितनी देनी पड़ेगी बेटा, पावर अगर आपको याद हो, पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। वैसे टेक्निकली तो F वेक्टर डॉट V वेक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे फोर्स इधर लगाई है तो, और वेलोसिटी भी इसी तरफ है, तो थीटा 0 हो गया। तो P इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, वैल्यू पुट कर दो, B² L² V अपॉन R इंटू V। तो कितना आ गया बेटा, पावर कितना हो गया? B² L² V² अपॉन R। इतनी पावर हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, ये अप्लाइड है बेटा, इतनी तो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, B² L² V/R, और इतनी पावर आपको अप्लाई करनी पड़ेगी B² L² V² R। यहाँ पे V है। अब बेटा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखना है इसके अंदर, ये तो आपने पावर अप्लाई की, यानी कि इतनी एनर्जी पर सेकंड आप दे रहे हो, पावर मतलब एनर्जी सप्लाइड पर सेकंड। वो एनर्जी जा कहाँ रही है बेटा? जब आप एनर्जी देते हो तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो स्टोर हो सकती है या फिर वो डिसिपेट हो सकती है। यहाँ पे स्टोरेज वाली कोई चीज़ नहीं है। सर कौन स्टोर करता है? स्टोर करते हैं या तो कैपेसिटर या फिर इंडक्टर। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखनी है। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाफ CV²। कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोर कर लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, अपनी प्लेट्स के बीच में जो गैप होता है उसमें। एंड इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर कर लेता है हाफ LI², राइट, किसकी फॉर्म में? मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पर तो एनर्जी स्टोर हो नहीं रही, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पावर डिसिपेटेड, यहाँ लिख लेते हैं पावर डिसिपेटेड। कितनी पावर डिसिपेट हो रही है? I²R। अब सर्किट में तो सिर्फ रेजिस्टेंस है, जब बेटा रेजिस्टेंस अकेला है तो I²R, ये होता है पावर डिसिपेटेड। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने इसको पढ़ा था बेटा। आप इसकी वैल्यू पुट करो जरा थोड़ी सी। अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, देखो थोड़ा ध्यान से, अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, I की वैल्यू कितनी होगी? BLV/R। देखो B, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर होगा तो B² L² V² अपॉन R आ जाएगा। यानी कि पावर सप्लाइड या पावर अप्लाइड, जो आपने पावर इसको सप्लाई की है, राइट, यहाँ सप्लाइड होना चाहिए था, राइट। फोर्स इज अप्लाइड एंड पावर एंड एनर्जी इज सप्लाइड, ठीक है। तो इसको सप्लाइड कर देते हैं,
फोर्स अप्लाइड होगा, तो जो आपने पावर को सप्लाई किया है वही पावर आपको हीट की फॉर्म में मिल जाएगी, यानी इस सर्किट में इतनी हीट जनरेट हो जाएगी। यानी कि अगर मान लो यहाँ पे बल्ब लगा देते हैं बेटा, बल्ब ग्लो करेगा, यानी कि एक्चुअल में करंट फ्लो करेगा। अब समझना ध्यान से, देखो बेटा ये दोनों मैंने डिफरेंट मेथड से निकाले हैं। ये पावर निकाली है फोर्स इंटू वेलोसिटी से, और ये पावर निकाली है आई स्क्वायर आर से, लेकिन ये इक्वल आए हैं। ये भी लेंजेस लॉ है, यानी कि जितनी एनर्जी आप दे रहे हो उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिल रही है। यानी कि एनर्जी हमने जनरेट नहीं की है, एनर्जी सिर्फ क्या हुआ है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। बेटा सुनो, अगर आप देखना, अगर ये आप इमेजिन कर सको, अगर मान लेते हैं इसको आपको पुल करना है, मान लेते हैं इसके साथ हमने एक रस्सी लगाई एंड आपने इसको पुल करना है। अब सुनो बेटा ध्यान से, जैसे ही आप पुल करना शुरू हो गए टाइट हो जाएगा। मतलब अगर ये रेस्ट पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसको इमेजिन करो बेटा थोड़ा सा, इसको जैसे ही आप इस तरफ पुल करना शुरू करोगे ना, एकदम से आपको फील होगा कि ये लेफ्ट की तरफ पुल कर रहा है। मान ली रॉड है ना, रॉड के साथ रस्सी मान के मान लो आप पुल कर रहे हो उसको, जब आप इसको पुल करोगे उसी वक्त आपको पीछे की तरफ पुल फील होगा। अगर आप पुल करना छोड़ दोगे रिलैक्स हो जाएगा, फिर वो पुल खत्म हो जाएगा, उसी वक्त सेम मोमेंट पे वो डिसअपियर कर जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप इसको राइट की तरफ लेके जाओगे उसी वक्त करंट आना है, और उसी वक्त करंट आएगा, और वही करंट की वजह से इस तरफ फोर्स आएगी। और यानी कि जब आप इसको पुल करोगे बेटा, एक इस तरफ पुल जनरेट हो जाएगा, तो आपको थोड़ी देर में पसीना आएगा, मतलब यू विल गेट टायर्ड, यू नो। यानी कि आप क्या करो, जो आप एनर्जी दे रहे हो वही यहाँ पर एनर्जी, यू नो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में अपीयर हो रही है, राइट। सो दिस इज हाउ, यू नो, आप देखो एनर्जी सप्लाइड इक्वल्स टू एनर्जी डिसिपेटेड, यानी पावर, ये पावर एनर्जी पर सेकंड ही होता है ना, तो इतनी पावर आपने दी, इसको सप्लाई किया, और इतना ही आपको हीट की फॉर्म में मिल गया, राइट। तो दिस वाज योर मोशनल ईएमएफ। अब इसके हम थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ें करते हैं, 3-4 आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं। तो हमारे पास बेटा 3 फॉर्मूले आ गए हैं, एक तो मोशनल ईएमएफ का, और एक फोर्स अप्लाइड, और एक पावर सप्लाइड। सर क्या ये इमोशनल ईएमएफ प्रैक्टिकली डेवलप होता है? यस बेटा, बिल्कुल डेवलप होता है। इसके हम जब क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको और क्लियर होगा। मैं आपको एक दो सिचुएशन अभी दिखाता हूँ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये जो मोशनल ईएमएफ है ये कहाँ पर आता है, राइट। सपोज लेट अस सी, an aeroplane is flying from east to west in the horizontal direction. East to west in the horizontal direction. The span of its wing is 25 meter. Find the induced EMF. Find the induced EMF across the wing if the vertical component of Earth's magnetic field is 0.4 Gauss and the velocity
of the aeroplane is 1800 किलोमीटर पर आवर। बेटा एक ये फिजिकल सिचुएशन बता रहा हूँ कि जहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है। एक एरोप्लेन है, दे आर सेइंग एरोप्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। अब थोड़ा देखना बेटा ध्यान से, एरोप्लेन ऐसे फ्लाई कर रहा है एंड हमें पता है अर्थ के पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ध्यान से समझना बेटा, आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगेगी। तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ। सर ऐसे भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है। यस, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मैटर करेगा। क्यों करेगा इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ लगा हुआ है, ऐसे नीचे की तरफ, और एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, ऐसे, राइट। एरोप्लेन ऐसे होगा ना, मान लीजिए ये मेरा, ये ऐसे जा रहा है, राइट, ऐसे। ये एरोप्लेन ऐसे मान लो, इसका ब्लेड, इसका विंग हो गया या ब्लेड, जो भी आप बोलना चाहो, ऐसे ये विंग ऐसे फ्लो कर, ये ऐसे एरोप्लेन जा रहा है, फ्रंट व्यू, राइट। अब देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको उससे कंपेयर करो जो अभी हमने किया। ये मान लेते हैं एरोप्लेन है और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका। तो जब ये एरोप्लेन ऐसे फ्लो करेगा, एरोप्लेन जब ऐसे फ्लो करेगा ऐसे, तो इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। जैसे अभी हमने पढ़ा कि रॉड ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे मूव किया था, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया था। तो अब इस एरोप्लेन के ब्लेड या विंग के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, E = BLV। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ बेटा, 0.4 गॉस, यानी कि 0.4 × 10⁻⁻⁴। लेंथ कितना है, 25 मीटर, एंड वेलोसिटी कितनी है, 1800। बेटा इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 ये कितना आ जाएगा, अगर हम इसकी बात करें, ये आ गया बेटा 125, 25 125 × 0.4, इसको हम 4/10 लिख देते हैं, × 10⁻⁴, ये हो गया 10⁻²। तो बेटा कितना हो गया, ये 500 हो गया, 125 × 4 500। तो यहाँ पे आ गया आंसर, यहाँ लिख लेते हैं 500 × 10⁻⁻1, यानी कि 50 वोल्ट आ गया इसका आंसर। यानी कि जो एरोप्लेन का विंग है, ऐसे एरोप्लेन का जो विंग है उसके अंदर कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, BLV से 50 वोल्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ उस एरोप्लेन के ब्लेड के या विंग के अक्रॉस जनरेट हो जाएगा, राइट। सो यू कैन सी दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इस तरीके से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन BLV की आती है कि असली में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो जनरेट होता है, राइट। सो आप देख सकते हो कि BLV यानी मोशनल ईएमएफ को आपने कैसे यूज़ करना है। अब इसके बेटा कुछ और स्पेशल केसेस होते हैं, बट आई वांट कि पहले आप इसको एब्जॉर्ब करो अच्छे से, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके स्पेशल केसेस करेंगे, लेकिन इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है और आपको ये सोचना है कि मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि जब रॉड को मूव किया गया तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर फोर्स कहाँ से आई। और बेटा इसमें और बहुत सरप्राइजिंग चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और अच्छे से और चीज़ें इसके अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से अभी तो हमने मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया यहाँ पे, सर मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगा दी इलेक्ट्रॉन्स पे, लेकिन कई जगह ये भी नहीं होने वाला। यू विल बी सरप्राइज्ड कि ब्रेक थ्रू कैसे आते हैं, यानी कि नई चीज़ें कैसे बनती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा और हम इसके थोड़े और स्पेशल केसेस करेंगे BLV के, कि अगर कई जगह पर आप ये रीज़न भी नहीं दे सकते कि मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन को चलाया है, राइट। ओके, इसको अच्छे से एब्जॉर्ब करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।